नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने परसों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े थे जिनमें अल्लाह और हुरे वाला पढ़ा था। आज दो तीन उदाहरण हैं, उसके बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है सी सेड अल्लाह आई हैव अनडन। अल्लाह किसको शो करता है? हमारे दुख को प्रदर्शित करने के लिए अल्लाह का यूज किया जाता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया, गलत काम कर दिया। तो सेड को किस में चेंज कर देंगे? सी का सी रहने देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि अल्लाह दुख को प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। उसके बाद आई है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? सी। तो ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, तो सी सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो सी का यहाँ आई का क्या हो जाएगा? सी। हेजेव किस में चेंज होता है? हेड में और अंडन। तो ये आई हैव अनडन का क्या हो गया है? सी हेड अनडन, यानी कि हेज हैव चेंज होता है हेड में। उसके बाद दूसरा है सी ही सॉफ्ड। सॉफ्ड का मतलब सुबकना। अल्लाह माई ग्रैंडफादर हेज डाइड। उसने सुबकते हुए कहा कि दुख की बात है कि मेरे जो दादाजी हैं वो क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं, उनका देहांत हो गया है। तो सबसे पहले अल्लाह से सॉफ्ड लिखा हो तो ये भी रहने दो, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो सॉफ्ड किस में चेंज हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कुछ भी लिखा हुआ है, कहने का मतलब है हमें अगर पता है कि अल्लाह किस में, अल्लाह का क्या होता है, सोरो को प्रदर्शित, दुख को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो फिर जो लिखा है उसको हम आराम से चेंज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए देट लगाएंगे। फिर माई ग्रैंडफादर, यानी मेरे जो ग्रैंडफादर है, यानी माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है? ही पजेजिव केस है, तो ही का पजेजिव केस क्या होगा? हिज ग्रैंडफादर। हेज का क्या हो जाएगा? हेड। डाइड का डाइड ही रहेगा, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हमें इतना ध्यान रखना है, हेज और हेव किस में चेंज होगा? हेड में चेंज होगा। उसके बाद में है ही सेड हुरे आई हैव पास्ड द एग्जाम, एग्जामिनेशन। तो ये हुरे किसको प्रकट करने के लिए किया जाता है? खुशी को। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिख दूं, क्या होगा? जॉय। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। आई फर्स्ट पर्सन है, ही है, तो यहाँ ही हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। प्रोनाउन किस प्रकार चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? इन्वर्टेड कोमा के बाहर ही है, तो ही भी सब्जेक्टिव केस होता है। तो आई का क्या हो गया? ही। हेजेव किस में चेंज होता है? हेड पास्ड द एग्जामिनेशन। ये बात समझ में आई होगी। ये कुछ उदाहरण थे कि वापस एक दो उदाहरण और बताने थे। अब लास्ट है फादर सेड टू मी यू डिड द बेस्ट। यहां लिखा हुआ ब्रावो। तो ब्रावो का यूज कहां पर किया जाता है? पहले तो ये ब्रावो का यूज किया जाता है किसी की प्रशंसा करने के लिए। हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वहां पर ब्रावो का यूज किया जाता है। तो ब्रावो को शो करने के लिए एक तो है, इजी मीनिंग की बात करें तो एडमायर, ADMIRE। एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो आप
एडमायर में ही चेंज कर दो, बाकी दूसरे बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे चेंज किया हुआ आएगा। तो सबसे पहले हम एडमायर किसका करेंगे, शेड टू का। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका यूज किसके लिए किया जाता है, किसी की प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्रशंसा को एडमायर कहते हैं, तो शेड टू किस में चेंज कर देंगे, एडमायर में। तो एडमायर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले फादर एडमायर्ड मी, और फिर करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, ब्रावो हट गया एडमायर से, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, नहीं हो तो भी समझ जाते कि यहाँ पर मी या ही, हिम कुछ भी मानना बताया हुआ है कि जब सेकंड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर मी लिखा हुआ वैसे भी, तो ये सब्जेक्टिव केस है आई यू, तो यहाँ हो जाएगा मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। फिर लिखा हुआ डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपको पता होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती तो नोट होता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यू डिड द बेस्ट, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि यह काम करने के लिए ये वर्ब है डू की। तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, और पास्ट परफेक्ट कोई सा भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये मेन वर्ब है डिड, तो डिड की मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। क्योंकि ये मैंने पहले भी बता दिया कि डिड जैसे हेज है, इनका मैंने बताया ये मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। तो हेड के बाद डिड की थर्ड फॉर्म डन द बेस्ट। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो वापस बता दूं, ब्रावो आया हुआ है, प्रशंसा एपोलॉज भी कहते हैं, हमें उसमें एपोलॉज्ड सेकंड फॉर्म होगी। यहाँ पर एडमायर की जगह ये भी ज़्यादातर ये आपके किताबों में ये किया हुआ है, ये भी कर सकते हैं। मैंने एडमायर इसलिए लिखा है कि आपको ये मीनिंग जल्दी समझ में आ जाती है, वैसे लिखा हुआ आएगा। प्रशंसा प्रकट करने के लिए ब्रावो का यूज किया जाता है। उसके बाद सेम नियम चलेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो देट लगाएंगे, ब्रावो चेंज हो गया है एडमायर्ड में। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, ये समझ में आ गया होगा। डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि पार्ट सिंपल है। डिड अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो नोट होता और साथ में मेन वर्ब भी होती, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में है, इसलिए हम डिड की थर्ड फॉर्म डन करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो अब हम जो इसके अंदर नरेशन के अंदर है वाट वाले, उनके बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस करेंगे, उन सेंटेंस की सहायता से आप तुरंत समझ जाओगे, नहीं तो मैं यहाँ बताऊंगा कि ये एडजेक्टिव है। कुछ सेंटेंस लिखते हैं। He said what a beautiful garden it is. Rohit said how clever you are. They said
द ताज कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक बार समझना है। पहली बात तो होती है कि असर्टिव सेंटेंस में सभी सेंटेंस चेंज होते हैं, चाहे इंटरोगेटिव है उनको भी असर्टिव में चेंज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी है उनको भी करेंगे, और ऑपरेटिव सेंटेंस थे उनको भी हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया था। मेन बात यहीं पर है। उसके बाद में व्हाट, ए और हाउ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसके बारे में है। आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जैसे आपको इसमें मीनिंग दिख रही है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो किसी की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताने वाला नाउन आगे आता है कि सुंदर क्या है, गार्डन है। यानी कि कहने का मतलब है इस विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद गार्डन क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, ये बात समझ लो। उसी प्रकार रोहित सेड हाउ क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर, बुद्धिमान। कौन है, यू यानी तुम, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तुम क्या हो, चतुर हो। यानी यह भी क्लेवर भी क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद यू प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन ही आता है। ध्यान से समझना है एक बार में। उसके बाद अगला है दे सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, वापिस आया हुआ है ब्यूटीफुल, सुंदर क्या है, ताजमहल है। इसका मतलब ताजमहल की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद में क्या है, नाउन। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये अभी आपको समझ में आएगा कि देखो, ये पहली बात तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मन में ये आ रहा होगा कि सर वाट लिखा हुआ, वाट है तो फिर ये WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत है, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन क्यों नहीं है। साइन ऑफ इंटरोगेशन होता अगर ये इज इस साइड हो जाता, क्योंकि इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये समझ में आया हो। प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो इट इज यानी कि उसने आश्चर्य प्रकट किया है, उसका भाव है कि देखो कितना ये जो गार्डन है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो अब आपको ध्यान रखना है कैसे सेंटेंस बनाना है। अगर आपको कहीं पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भाव का पता नहीं हो और वाट, ए वाले और हाउ वाले आते हैं, तो आपको विद जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ रहा है तो लिख देना, नहीं तो आप इतना ही कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आप सेड को किस में चेंज कर देना, केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देना। बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले ही एक्सक्लेम्ड, अब विद सरप्राइज भी हो सकता है, आश्चर्य का भाव प्रकट किया, उसने अपने जीवन में ऐसा गार्डन देखा नहीं होगा इतना सुंदर। तो यहां हमने एक्सक्लेम्ड कर दिया आपने, तो वो गलत नहीं तो एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। नहीं तो आपको कुछ पता नहीं है तो इतना भी कर सकते हो। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, देट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सब सेंटेंस को हम किस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उस प्रकार से हम उनका यूज करते हैं। तो अगर वाट से शुरू हो, ठीक है, हाउ से शुरू हो और वाक्य में एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, एडजेक्टिव यानी विशेषण। आपको पता है ब्यूटीफुल क्या है, गार्डन है, तो गार्डन की है वो क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। अगर एडजेक्टिव होता है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कभी होता है वाक्य में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी होता भी नहीं। अगर नहीं होता है तो हमें एक डमी जो सब्जेक्ट होता है, इट है ना, इट इज़ 9 o'clock, 9 बज गए। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि 9, जब भी हमें डमी सब्जेक्ट चाहिए हम कहते हैं इट इज़ 9 o'clock। कहने का मतलब है तब हमारे पास में एक सब्जेक्ट होता है जब हमें पता नहीं होता है, वो सब्जेक्ट क्या है, इट। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है। वाक्य को कैसा बनाना है, हमें असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा ये रहा, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो सबसे पहले इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे इट।
इज आर एम किस में चेंज होते हैं? वाज और वर में। इट के साथ क्या लगेगा? वाज। ये तो समझ में आ रहा होगा। इज किस में चेंज होता है? वाज में। अब आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन आए तो आपको ए लगाना है, फिर ये शब्द ऐड करना है वेरी। इसका हमें ध्यान रखना है। कब लगाएंगे वेरी? एक जगह ग्रेट लगेगा, आपके लगभग वेरी ही आता है क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। कब लगेगा? जब एडजेक्टिव के बाद नाउन है, यानी एडजेक्टिव आया हुआ है तो उस एडजेक्टिव से पहले हमें वेरी लगाना है। बात समझ में आई होगी। वेरी, फिर ब्यूटीफुल गार्डन। वापिस बता रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाक्य का भाव पता नहीं है तो केवल एक्सक्लेम्ड कर दो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य कैसा बनता है? एकदम असर्टिव बनता है। अगर हमें सब्जेक्ट नहीं मिले तो भी हम क्या मानेंगे कि इट हमारा सब्जेक्ट होगा। इज आर एम उसके साथ बी की वर्ब है, ये भी मानेंगे। तो इट थर्ड पर्सन ने कोई चेंज नहीं किया। इज है तो इज किस में चेंज होगा? वाज में। एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो उस एडजेक्टिव से पहले ए लगाकर वेरी लगाकर ब्यूटीफुल गार्डन लिखना है। अभी भी समझ में नहीं आया तो अगले सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। रोहित सेड हाउ क्लेवर यू आर। वही कंडीशन है, चतुर कौन हो? तुम हो, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो यही एडजेक्टिव वाला रूल है। तो सबसे पहले रोहित, भाव पता नहीं है, वैसे सरप्राइज का भाव है। हम एक्सक्लेम्ड इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। यू सेकंड पर्सन है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमें पता है आप फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन में से किसी को भी क्या मान लो? अपना सब्जेक्ट मान लो। तो मैंने माना कि यहाँ पर ये मुझे कह रहा है, तो मुझे कह रहा है तो क्या हो जाएगा? आई। इज आर एम चेंज होता है वाजवर में, तो आई के साथ वाज। बात समझ में आ रही होगी। क्लेवर से पहले क्या लगाएंगे? वेरी क्लेवर। बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो ये देख लो अगला सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट टॉपिक है। ये आराम से अगर हम चाहें तो देख लें कि हमारा पास एडजेक्टिव है या कुछ और है। तो सबसे पहले दे एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। वाक्य को कैसा बनाएंगे? असर्टिव। असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? इसमें तो इट नहीं है ना, ताजमहल लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है? द ताज महल। ताजमहल बिल्डिंग है तो इज लिखा हुआ, तो इज किस में चेंज होगा? वाज या वर में। तो ताजमहल सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वाज। बात समझ में आ गई होगी। बताओ एडजेक्टिव है तो हम क्या करेंगे? वेरी लगा देंगे। वेरी ब्यूटीफुल। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वापिस अगर समझना है, कुछ बात समझ में नहीं आई हो, आज हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला पढ़ा है। कुछ एक दो उदाहरण और करते हैं। He said what a sweet voice
ही हैज। इसका आपको एक बार नरेशन बनाना कि किस प्रकार से बनेगा। कल के वीडियो में हम जितने भी हमारे सेंटेंस हैं वो कुछ अलग अलग सेंटेंस लेकर आएंगे, साथ में उनका पहले हम रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे चेंज होगा। उससे पहले एक जो एडजेक्टिव वाला पढ़ा है, एक पार्ट और है, वो थोड़ा सा आगे 5 मिनट का, उसके बाद हम वापस अपना नरेशन का रिवीजन कर देंगे। चेंज कर दिया होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट। समझ में आ गया यहाँ तक। वाक्य को कैसा बनाना है, असेरेटिव, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। हेजेव किस में चेंज होता है, हेड। अब आगे आपने क्या किया है वो आप देखो, ए स्वीट वॉइस, यानी कि उसकी विशेषता है कि उसकी आवाज़ है वो मधुर है, मीठी आवाज़ है, तो वेरी लगेगा, विशेषता है। ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही है। कल हम नरेशन का जो एक और पार्ट है थोड़ा सा 5 मिनट का वो करेंगे, उसके बाद हमारा रिवीजन करेंगे और नरेशन पूरे हो जाएंगे। बाकी जैसे मैंने ये वाले नहीं बताए, यस और नो वाले, सर मैडम वाले नहीं बताए हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मोबाइल फ़ोन ऑन टेलीफोन कॉल वाले अब की बार नहीं आ रहे हैं, वो हट चुके हैं। यस नो और सर मैडम वाले रेस्पेक्टफुली का कब यूज़ करना है, कैसे करना है, वो कुछ अलग नियम बनाए हुए हैं, उनमें से आप एक बार पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा। बाकी इतना ही था नरेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।